बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस चैनल पर खुशामदीद। स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चैनल है प्रोफेसर जमील बेग ऑफिशियल के नाम से, इस पे हम आजकल बात कर रहे हैं LLB पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 के जो मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं उनकी हम एक सेटिंग करके आपके साथ मुंसलिक हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें ऑलरेडी 5 लेक्चर्स आपके लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, बहुत इजी वर्डिंग में और अपने टिपिकल अंदाज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। इसमें जो यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है उसके मुताबिक ये छठा टॉपिक बनता है और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे PCO यानी द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो कि 1981 में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में लाया गया था। इसकी हमने बैकग्राउंड को देखना है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका पर्पस क्या था। ये जो PCO लाया गया यानी द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये द PCO, और इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं और इसने किस तरह से इम्पैक्ट डाला है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर। हमारा चूँकि आज का टॉपिक उस सेक्शन से लिया गया है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, सो दैट्स वाई हमें इस PCO को भी देखना है। तो ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है स्टूडेंट्स। इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये छठा लेक्चर है। आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये PCO है क्या चीज़। प्रोविजनल का माना याद रखें स्टूडेंट्स, आर्जी होता है, इसको हम टेम्परेरी भी कहते हैं। प्रोविजनल का माना भी आर्जी होता है, आप ज़हन में रख लीजिए कि टेम्परेरी का माना भी आर्जी होता है और प्रोविजनल का माना भी क्या होता है, आर्जी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और आइनी ऑर्डर, तो ये पूरा बन गया द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर यानी PCO ऑफ 1981। वाज अ सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल, एक लिहाज से ये अहम तो है ही, एक सिग्निफिकेंट एक डेक्री था, एक ऑर्डर था। और दूसरा ये क्या था कि ये मुतनाज़ा था, यानी कंट्रोवर्शियल डेक्री था, एक डिस्प्यूटेड ऑर्डर था। मुतनाज़ा इन द सेंस के 1973 के आइन की कुछ शिकों को मुअत्तल करके इसको लाया गया था, इसकी जगह उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे मुतारफ़ करवाया गया था। तो दैट्स वाई ये मुतनाज़ा हो गया, या इसे हम डिस्प्यूटेड ऑर्डर भी कहते हैं। PCO वाज इशूड बाय जनरल ज़िया-उल हक, और PCO को जनरल ज़िया-उल हक ने मुतारफ़ करवाया था, इशू किया था। हु वाज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान एट दैट टाइम, जो कि उस ज़माने में यानी 1981 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पाकिस्तान के। द मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, और ये भी हम जानते हैं कि मार्शल लॉ कब इम्पोज हुआ था। मार्शल लॉ जो है 77 में इम्पोज किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके। द मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड आफ्टर आउस्टिंग। आउस्ट होता है किसी को किसी ओहदे से निकाल फेंकना, बाहर फेंकना, आउस्टिंग यानी आउट करके प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दिस ऑर्डर केम एट द टाइम, और ये ऑर्डर उस वक्त आया व्हेन पाकिस्तान वाज अंडर मिलिट्री रूल, जबकि पाकिस्तान मिलिट्री रूल के तहत था, उसके ऊपर मिलिट्री रूल था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। 77 से लेकर 81 तक 4 साल हो गए थे जनरल ज़िया को आए हुए, लेकिन वो पूरी तरह जो है वो अपने जो इम्प्लीमेंटेशन वो चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी। तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट थी, वो सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल थी, वो जुडिशल रिव्यू था, या जुडिशल डिसीजंस थे, या जुडिशरी की पावर्स थे। आफ्टर ज़िया टुक ओवर द गवर्नमेंट इन जुलाई 77, यानी जुलाई 77 में उन्होंने टेक ओवर किया, हुकूमत का मार्शल लॉ नाफज किया। और उस दौरान यानी जबकि वो पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लॉ नाफज किए हुए थे, उस ज़माने में इसको PCO को लाया गया था। अब बैकग्राउंड इसकी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी बता दो दिया आपको इंट्रोडक्शन में कि ये PCO है क्या, इसकी किस चीज़ का मखौफ है, ये लाया किसके बाद गया, किसकी हुकूमत को गिराया गया, किसे आउट किया गया, कौन इसे लेके आया, ये सारा कुछ मैंने इंट्रो में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि PCO की बैकग्राउंड क्या है। दरअसल बाई 1981 यानी 1977 से लेके 1981 तक 4 साल तकरीबन हो गए थे ज़िया-उल हक साहब को आए हुए एज चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, यानी मार्शल लॉ के वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसको मिनिस्टर कर रहे थे, उसको कंट्रोल किए हुए थे। तो उस वक्त तक पाकिस्तान की जो जुडिशरी थी वो स्टिल जो है वो किसके तहत काम कर रही थी, 1973 के आइन के तहत काम कर रही थी। सो वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल, और जुडिशरी उस ज़माने में अभी भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी, ऑब्स्टेकल बनी हुई थी, हर्डल बनी हुई थी फॉर जनरल ज़ियाज़ रिजेम, जनरल ज़िया के रिजेम में, उसके इक़्तिदार में, उसकी हुकूमत में, बिकॉज जुडिशरी स्टिल ऑपरेटेड, क्योंकि उस वक्त तक भी
यानी 1981 तक भी वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कर रही थी। और जाहिर बात है उसके पास अभी भी अथॉरिटी थी, स्टिल एट द अथॉरिटी, यानी जुडिशरी के पास अथॉरिटी थी, पावर थी, ताकत थी टू रिव्यू के वो किसी भी फैसले को ज़िया हक के लाए गया, जनरल ज़िया हक के लाए गया किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकती थी। और पोटेंशियली, और जाहिर बात है उसके पास पोटेंशियल थी, पावर थी, ताकत थी, पोटेंशियली यानी पावरफुली चैलेंज कर सकती थी ज़िया के मार्शल लॉ के ऑर्डर्स को। तो दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ी रिकावट थी, एक बहुत बड़ी हर्डल थी, एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस थी, एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल थी इन द वे ऑफ जनरल ज़िया हक्स रिजम। देयरफॉर द पीसीओ ऑफ 1981 वाज इंट्रोड्यूस, लिहाजा पीसीओ यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी आर्जी तौर पे आइन के मतहत या आइनी तौर पर बनाया गया एक ऑर्डर, उसको मुतारफ़ करवाया गया टू काउंटर, ताकि मुकाबला किया जा सके, काउंटर किया जा सके किसको, दिस जुडिशल अथॉरिटी, जुडिशल इस अदालत की, अदालतों की, जुडिशरी की इस अथॉरिटी को, इख्तियार को, पावर को काउंटर करने के लिए, डील करने के लिए, उससे निपटने के लिए लाया गया। लगाम डालना, सादा ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि जुडिशरी को लगाम डालने के लिए, या काउंटर का माना या लगाम डालना होगा, ये मुतारफ़ कराया गया। और वो जो जुडिशल इंटरफेरेंस हो रही थी, यानी अदालती मुदाखलत हो रही थी विद जनरल जज एक्शन, जनरल जज के एक्शंस में, उनके वो जो वो स्टेप्स उठाना चाहते थे उसकी राह में जुडिशरी बहुत बड़ी रुकावट थी। पर्पज़ थोड़ा सा तो मैंने आपको यहाँ पे बयान कर दिया, लेकिन मेन पर्पज़ क्या था वो आपको बता देते हैं। पहले तो जनरल ज़िया हक साहब ने वादा किया, जैसे कि तमाम मिलिट्री रूलर्स पाकिस्तान में वादे करते रहे हैं कि वो बहुत जल्द जो है वो क्या कर देंगे, जमहूरियत को बहाल कर देंगे, इक़्तिदार अवाम को मुंतकिल कर देंगे। वैन जनरल ज़िया हक टुक पावर, ज़िया हक ने इक़्तिदार संभाला, ही इनिशियली प्रॉमिस टू, उन्होंने इब्तदाई तौर पर वादा किया टू होल्ड इलेक्शंस, के वो इलेक्शन करवाएंगे पाकिस्तान में, रीस्टोर डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल कर देंगे। लेकिन 4 साल तो इस चक्कर में गुजर गए ना, यानी 77 से लेके 81 तक वो अपना इसी सिलसिले में उन्होंने बस इन बातों पे, ट्रखालोजी पे ही गुजार दिए। हाउएवर एज एज रीजम कंट्रोल, लिखता हम जैसे जैसे उनकी जो रीजम है वो जारी रही, उनकी हुकूमत जो है रीजम चलती रही, ही डिसाइडेड टू एक्सटेंड इस कंट्रोल, लिहाजा उन्होंने देखा कि चूँकि कोई मद्दे मुकाबल नहीं आ रहा और कोई सॉलिड किस्म की मुखालफत भी नहीं है, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अपने इक़्तिदार को, अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करें, तूल दें, वसअत बख्शें। एक्सटेंड का माना था एक्सटेंशन देना, प्रोलॉन्ग करना, तवील करना, तवालत बख्शना। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू सिविलियन रूल, बजाय इसके कि वो सिविलियन रूल को रिटर्न कर दें। सिविलियन आप जानते बेटे अवाम का जो रूल होता है उसकी तरफ रिटर्निंग करने के बजाय, वापसी का अख्तियार करने के बजाय, उन्होंने अपने ही उस मार्शल लॉ के प्रोसेस को तवालत बख्शने का फ़ैसला कर लिया। और द मेन एम ऑफ द पीसीओ, और पीसीओ का फिर बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज टू गिव ज़ियाज़ मिलिट्री गवर्नमेंट एब्सोल्यूट कंट्रोल। वो ये था कि जनरल ज़िया की जो फ़ौजी हुकूमत थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उसको मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, कामिल इख्तियार दे दिया जाए, एब्सोल्यूट कंट्रोल दे दिया जाए, एंड लेजिटिमेसी, और उसे हलाल का दर्जा दे दिया जाए। लेजिटिमेट होता है कानूनी, जो हराम ना हो, हलाल कारी हो, यानी जस्टिफाइड हो, और लेजिटिमेसी बाय सस्पेंडिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए करना क्या था उन्होंने, कि उन्होंने 1973 के आइन के जो बाज़ आस्पेक्ट थे, बाज़ पहलू थे, उसको सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। यानी पूरे का पूरा आइन उन्होंने इस वक्त तक मुअत्तल नहीं किया, बल्कि उसकी कुछ शिकें और कुछ जो आस्पेक्ट थे उसको मुअत्तल कर दिया। द ऑर्डर रिक्वायर्ड जजेस, और ये ऑर्डर जो था, यानी ये पीसीओ का जो ऑर्डर था, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था ना, रिक्वायर्ड जजेस, ये चाहता था कि जज और हुकूमत के जो अहलकार हैं वो हल्फ उठाएं, टू टेक एन ओथ ऑफ अलाइंस, कि वो इत्तेहाद का एक हल्फ उठाएं। पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, जजों ने हल्फ उठाया, पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको भी, उनसे भी हल्फ लिए गए कि वो मिलिट्री रीजम का साथ देंगे, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनको या तो उहदों से फारग कर दिया गया और या फिर उन्हें सजाएँ दी गई। एन ओथ ऑफ अलाइंस, के वो इत्तेहाद का क्या करें, हल्फ उठाएँ, ओथ उठाएँ, टू द मिलिट्री रीजन रादर दैन टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बजाय इसके कि उन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसके तहत हल्फ उठाया हुआ था। तो उन्होंने ये ऑर्डर जो है ये जजों से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से दोनों से रिक्वायर करता था अलाइंस की। फिर अब इसके की फ़ीचर्स की बात करते हैं, तो इसके की फ़ीचर्स नीचे दिए गए, आइए इनको एक एक करके देखते हैं
पहले तो आइन को सस्पेंड कर दिया गया। आपको मैंने बताया कि आइन की बादशिकों को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंशन की गई, उसको मुअत्तल कर देगा। हमारा पाकिस्तान का 1973 का आइन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाफज है, इसको मुअत्तल किया गया था। द PCO यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1981 इफेक्टिवली सस्पेंडेड, बड़े मौसर अंदाज से, बड़े ताकतवर अंदाज से उसने मुअत्तल किया सेवरल प्रोविजंस ऑफ 1973 1973 के आइन की कई प्रोविजंस को, दफात को। इट अलाउड द मिलिट्री रिजम, और इससे इजाज़त मिल गई मिलिट्री रिजम को टू बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस। अब जारी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी में, 1973 की मौजूदगी में बहुत सारे इख्तियारात जुडिशरी के पास थे, जो कि एग्जेक्टिव पावर्स को चेक एंड बैलेंस के तौर पे देखते थे, उसको चेक में रखते थे, उसको कंट्रोल में रखते थे। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं होने देते थे एग्जेक्टिव पावर को। तो लिहाजा एग्जेक्टिव पावर को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस तो अदालतें कर रही थी, तो लिहाजा वो बाईपास करना चाहते थे, बस किसी तरह बाईपास हो जाए। टू बाईपास द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस, पर्टिकुलरली दोस्त ख़ास तौर पे उनको, उन पहलुओं को रिलेटेड टू जुडिशल रिव्यू जिसमें अदालतें रिव्यू लिया जाता था, यानी अदालतें उस आमर हुक्मरान की, यानी उस डिक्टेटर की वो जो इक़दामात थे उनको जब वो एड्रेस करते थे तो उसको रोका जा सके। वो चेक एंड बैलेंस से बचना चाहते थे, बाईपास करना चाहते थे। तो जुडिशल रिव्यू से बचने के लिए ये काम किया गया। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन मेंड पार्शली इन प्लेस, अगरचे आइन जो है 1973 का जुज़वी तौर पे वो इन प्लेस अपनी जगह पे रहा। द PCO ओवररूल, ताहम PCO के पास इख्तियार था, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के पास इख्तियार था कि वो ओवररूल कर सकता था, क्या ख़त्म कर सकता था, हटा सकता था एनी प्रोविजन, हर उस शिक को, हर उस प्रोविजन को दैट कन्फ्लिक्टेड विद द ऑर्डर ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ मुतसादम होती थी, टकराव का शिकार होती थी। यानी अगर किसी किस्म का मिलिट्री ऑर्डर के तहत उसका तजाद आता, तसादम आता, तो उसको वो ओवररूल किया जा सकता था। ये 1981 का जो PCO का ऑर्डर था ना, यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये उसको ओवररूल कर सकता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुडिशरी को मफलूज कर दिया गया एक बार फिर। जैसा कि इस वक्त भी आम तासुर यही है, 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आम तासुर जो पब्लिक में है, जो सब जानते हैं, वो सब में है, वो यही है कि वे क्या है कि वो भी किसी के कंट्रोल में है। जुडिशल ऑथ ऑफ अलाइंस, और ये कि अदालती हल्फ उठाएगा अलाइंस का। ये मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, लेकिन अब एक अलग हेडिंग भी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम इसकी की फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम इसकी की फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं तो पहले तो आइन की सस्पेंशन हो गई, दूसरा क्या हो गया, अलाइंस हो गया। अब अलाइंस की बात मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ PCO वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जजेस, और सबसे अहम पहलू जो इस PCO का था वो क्या था, वो जजों के लिए रिक्वायरमेंट थी टू टेक ए न्यू ओथ ऑफ अलाइंस, के वो अलाइंस का एक नया हल्फ उठाएँ ज़िया के मिलिट्री रूल के साथ, कि वो ज़िया के मिलिट्री रूल के साथ है। इन स्टेट ऑफ 1973, बजाय इसके कि 1973 के आइन के तहत उन्होंने जो हल्फ उठाया था उसको फारग कराएँ और एक दफ़ा फिर जो है वो हल्फ उठाएँ। जजेस हु रिफ्यूज़र, जिन जजों ने, जो बाज़मीर थे, जो नहीं बिके, जो नहीं डरे, जिन्होंने इनकार किया PCO के तहत हल्फ उठाने से, वह डिसमिस्ड, या तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। इंश्योरिंग दैट द जुडिशरी वुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज़ ऑफ द मिलिट्री रिजम, क्योंकि इस तरह से वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे, इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने उन जजों को सजाएँ दी ताकि जो जुडिशरी है वो मिलिट्री रिजम की विशेष के बिल्कुल मुताबिक काम करे, जिस तरह फ़ौज चाहती है, जिस तरह मिलिट्री रिजम चाहती थी, फ़ौजी हुकूमत चाहती थी, उस तरह वो करे। फिर इसमें लीगल ह्यूमैनिटी हासिल हो गई। ह्यूमैनिटी आप जानते हैं तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तौर पे वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे जाते थे मार्शल एक्शंस के ख़िलाफ़, यानी मार्शल लॉ दौर में जो कि 1977 से शुरू हुआ और ज़िया की वफ़ात तक, यानी 1988 तक वो जारी रहा। तो उसमें वो ये चाहते थे कि मार्शल लॉ एक्शंस को, यानी मार्शल लॉ के तहत उठाए गए जो एक्शन इक़दाम हैं उनको इम्यूनिटी मिल जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, उनको सिक्योरिटी मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए। द PCO यानी द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर प्रोवाइडर लीगल इम्यूनिटी, वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था टू एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को टेकन बाय द मिलिट्री गवर्नमेंट, जो कि फौजी हुकूमत उठाए। इट मीन, इसका मतलब ये हुआ दैट ज़ियाद ऑर्डर के, जनरल ज़िया के जो ऑर्डर्स थे और डेक्रीज और उनके जो हुक्मनामे थे, कुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकेंगे। दिस अलाउड द मिलिट्री रिजम, इससे मिलिट्री रिजम को
इजाज़त मिल रही टू एक्सरसाइज पावर को ताकत का इस्तेमाल करे विदाउट जुडिशियल ओवरसाइट, बगैर किसी जुडिशियल ओवरसाइट के, यानी अदालत की किसी भी किस्म की नज़र में आए बगैर। एट री एनफोर्स, यूँ इस तरह तकवीत मिलती थी, ये री एनफोर्स होता है किसी की को तकवीत मिलना, ताकत मिलना। और मिलिट्री डोमिनेंस को यानी क्या मराद कि फ़ौजी जो गलबा था उसको तकवीत मिलती थी ओवर द लीगल एंड पोलिटिकल लैंडस्केप्स, सियासी और पॉलिटिकल लैंडस्केप्स पर, यानी कानूनी और सियासी जो हमारे लैंडस्केप्स थे उसके ऊपर किसको गलबा हासिल हो रहा था, मिलिट्री डोमिनेंस को। तो इससे रीइंफोर्समेंट भी होगी। तो ये पीसीओ यानी इतना ख़तरनाक ये एक ऑर्डर था किसकी तरफ से, एक मिलिट्री रूलर की तरफ से। फिर सियासी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको मुअत्तल कर दिया गया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, ताकि किसी भी किस्म की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सारी बात है इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ असेंबली सब कुछ यूजर्प हो जाते हैं। द पीसीओ फर्दर इम्पोज द स्ट्रॉन्ग बैन, पीसीओ ने एक ज़बरदस्त एक मजबूत किस्म की पाबंदी लगा दी द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और इसमें क्या किया गया कि जजों की इंडिपेंडेंस को लिमिट कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। सो बाई लिमिटिंग का मतलब होगा महदूद करके, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सस्पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और आइन के जो हक हैं उनके जो राइट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे उनको सस्पेंड करके ज़ियाज रिजम, जनरल ज़िया को जो रिजम थी जो फौजी हुकूमत थी, वाज एबल टू सप्रेस अपोजिशन, वो अपोजिशन को दबाने के काबिल हो गई, एंड प्रिवेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रूल, और फिर किसी भी किस्म की मुनज़्ज़म किस्म की जो मज़ाहमत है उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो गई। तो जनरल ज़िया इवन इन 1988 में भी ही वाज स्ट्रांगली पावरफुल। वो तो एक त्यारा, आपको पता है कि उनका क्रैश हुआ बावलपुर में जिसमें वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो अदरवाइज़ वो ही स्टिल वाज इन पावर। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये हम देखेंगे। सारी बात है कि सारे सिलेबस में शामिल करने का मकसद क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का ये 20 नंबर का आपका पोर्शन है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इसका क्या मकसद था, फिर इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसने क्या हमारे मुल्क के ऊपर असर डाला। द पीसीओ ऑफ 1981 हैड फॉर रीचिंग इफेक्ट, इसके दूर रस यानी जो दूर तक असर करें, दूर रस असरा डाले पाकिस्तान से लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पाकिस्तान के कानूनी और सियासी माहौल पे इसने गहरा असर डाला। दिस मूव, और ये जो मूव था, ये जो स्टेप था, ये जो कदम था, ये मूव को माना ये हरकत नहीं है, कदम है, वह हाईली कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ करार पाया, डिस्प्यूटेड करार पाया, एज इट अंडरमाइंड, क्योंकि ये डी वैल्यू करता था जुडिशरी की आज़ादी को। जैसे इस वक्त भी पाकिस्तान में 2025 में जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा हुआ है, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड फोर जजेस, अपने जजों को मजबूर किया टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द मिलिट्री ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो मिलिट्री की अथॉरिटी को कबूल करें कि इसके ऊपर आइन के ऊपर, यानी आइन के ऊपर अथॉरिटी किसको हासिल है, मिलिट्री रूल को हासिल है, ये कबूल करने में मजबूर किया गया। जनरल ज़िया रीजन जनरल ज़िया की जो फौजी हुकूमत थी सिग्निफिकेंटली वीकेंड, उसने जारी बात है काफ़ी हद तक कमज़ोर करके रख दिया, वीकेंड कर दिया कि इसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, हमारे जो जमहूरी अदारे हैं, पार्लियामेंट है, असम्बली है और द कंट्री मुल्क की। द पीसीओ फेस्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, और पीसीओ को एक बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर, सियासी लीडरों की तरफ से भी, लीगल एक्सपर्ट्स, और वो जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनकी जानब से भी, एंड द जनरल पब्लिक और वामन नास की तरफ से भी, बिकॉज इट वाज अ वायलेशन, क्योंकि ये वायलेशन थी, ये खिलाफ वर्जी थी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जमहूरी असूलों की, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अदालती आज़ादी की। कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने से पहले स्टूडेंट्स ये जुमला आप लगाया करें, ऑन द बेसिस अबव डिस्कशन, मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं, दैट द पीसीओ ऑफ 1981 के प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1981 का वाज ए टूल, ये एक हथियार था, एक टूल था, एक वेपन था जिसे ज़ियाउल हक ने इस्तेमाल किया टू कंसोलिडेट पावर, ताकत को, अपने जो इक़्तिदार को मजबूत तर बनाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ठोस बनाना, आप जानते ताकतवर बनाना, कंसोलिडेट करना, एंड लिमिट, और महदूद करने के लिए किसको, मिलिट्री रिज्म के जो चैलेंजेस उसको थे, फौजी हुकूमत को जो चैलेंज थे उनको लिमिट करने के लिए, उनकी तादाद कम करने के लिए, ताकि कम से कम चैलेंजेस का सामना करना पड़े और वो मज़े से हुकूमत करें। बाई पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस, और यूँ वो जो दस्तूरी एक चेक एंड बैलेंस होता है, जो कि आइन जो है वो पाबंदियाँ लगाता है एग्जेक्टिव पावर्स को एब्सोल्यूट होने पर या ज़रूर से ज़्यादा ताकतवर होने पर, जो पाबंदियाँ लगाता है उसको बाईपास करके द पीसीओ सेट ए प्रेसिडेंट, और यूँ एक प्रेसिडेंट बनकर फॉर द मिलिट्री प्रेसिडेंट, जैसे मज़ीद राह हमवार हो गई
फौजी मदाखलत की इन पाकिस्तान गवर्नर पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में विद लास्टिंग इफेक्ट ऑन कंट्रीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जिसमें मुल्क के जो जमहूरी इदारे हैं उसके ऊपर बड़ा गहरा और देर पा असर पड़ा, और इसके साथ मुशर्रफ दौर के अंदर भी आपने 99 के अंदर वो देखें, वो आपको देखने को मिले। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड ही है, RCO यानी द रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ये इसी का रिवर्स है, फिर इसको रिवर्स किया गया, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट लाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ईजी ज़बान के अंदर कोशिश की जाती है कि आपको मटेरियल जो फराहम किया जाए। अगर हेडिंग से थोड़ी सी मेरी अगर बड़ी होती हैं कहीं ना कहीं, तो आप एंड वाले 2-3 जुमले स्किप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको मेरे ये आज वाली वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।